राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम पर ज़बरदस्त हमला बोलते हुए जो बातें कही, उसके बाद सरकार की तरफ से भी बचाव में लोग उतर आए हैं। तमाम मंत्री अब सीधे राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि राहुल के क्या आरोप हैं और सरकार के क्या जवाब है। राहुल के आरोप हैं हमारी सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाया गया है, जबकि सरकार का जवाब है हमारी सेना की तैनाती फिंगर 3 तक थी। यहां पर धन सिंह थापा पोस्ट है, वहीं पर हमारी सेना फिर से तैनात होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया सरकार चीन के आगे झुक गई है। सरकार ने कल जवाब दिया था, समझौते से पहले वाली स्थिति में आए हैं, यानी कि अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया भारत की जमीन चीन को दे दी है। सरकार का जवाब है 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दी गई है। राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने आरोप लगाया देप्सांग प्लेन पर सरकार का रुख साफ नहीं है, जबकि सरकार ने जवाब दिया देप्सांग पर 48 घंटे के अंदर बातचीत शुरू होनी है। तो लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया गया है। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है जवाहरलाल नेहरू से राहुल सवाल पूछें। तो इस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सवाल जवाब का दौर है वो चल रहा है। सरकार पूरी तरह से बचाव में। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम लोगों का पैनल है। हमारे साथ संजय सोई हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता आशीष सिंह हैं, नीरज राजपूत हैं जो कि रक्षा मामले देखते हैं, और प्रणय उपाध्याय जो कि विदेश मामले देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नीरज राजपूत के पास, क्योंकि नीरज इन इलाकों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। नीरज राजपूत इन इलाकों में कई बार होके आ भी चुके हैं। नीरज, ये जो बात कही गई राहुल गांधी की तरफ से कि देप्सांग प्लेन के इलाके पर हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं बोल रही है, और जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका है वो भारतीय फौज के पास था, उससे पीछे क्यों हटे हैं? अब वस्तु स्थिति बताइए आप कि 2020 अप्रैल से पहले स्थिति क्या थी? देखिए विकास, अगर फिंगर एरिया की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि फिंगर एरिया को लेकर ही जो ये डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, ये सिर्फ जो पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर में फिंगर एरिया और दक्षिण में जो कैलाश हिल रेंज है इसको लेकर हुआ है, उसको लेकर हुआ है। तो फिंगर एरिया में जो अप्रैल और मई 2020 से पहले की स्थिति ये थी कि जो भारतीय सेना की जो परमानेंट पोस्ट है वो फिंगर 2 और 3 के बीच में, फिंगर 3 के बेहद करीब धन सिंह थापा पोस्ट थी। ये 1962 के युद्ध के बाद से ही ये धन सिंह थापा पोस्ट है। धन सिंह थापा खुद 1962 के युद्ध में लड़े थे भारत की तरफ से और उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके नाम से ये धन सिंह थापा पोस्ट है। जो चीनी सेना है वो फिंगर नंबर 8 के पीछे जो ईस्ट है, पूर्व की दिशा है, वहां पर नीरज आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। उससे पहले हम चलते हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। वस्तु स्थिति क्या है, आप बताइए कि भारतीय फौज कहाँ पर तैनात थी 2020 अप्रैल से पहले और कहाँ तक पेट्रोलिंग करने जाती थी? ये शक आ रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पहले फिंगर 3 और फिंगर 4 तक था, लेकिन ये बात जैसे रक्षा मंत्री जी ने बताया है कि धन सिंह थापा पोस्ट थी पुरानी, जहां पर भारतीय सेना डिप्लॉयड थी, वहीं तक हम आएंगे, उसके पीछे नहीं जा रहा है कोई। तो यानी कि जहां तक पहले सेना डिप्लॉयड थी अप्रैल 2020 तक, वहीं पर हम हैं। उससे के बाद 1 भी इंच जमीन नहीं दी गई है। उसके आगे जो नो मैन लैंड था फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का, जहां पर पेट्रोलिंग की एक्टिविटी की जाती थी, चाइना के पेट्रोल भी आते थे और हमारे पेट्रोल भी जाते थे। अभी वहां पर फिलहाल पेट्रोलिंग मना की गई है, क्योंकि इतना मिसट्रस्ट है, इतनी टेंशन है, कोई हादसा ना हो जाए, आपस में झगड़ा दोबारा ना हो जाए, इस चीज को देखते हुए कुछ समय के लिए पेट्रोलिंग को रोका गया है। ये चीज जो ये खाली एक शुरुआत है, जो और भी फ्रिक्शन पॉइंट है, चाहे PP-15 है, PP-17 है, हॉट स्प्रिंग हो गया, और ये गलवान वैली के इलाके में जो बाकी पॉइंट्स हैं, वहां पर अभी चर्चा होगी। पहले एक इसको सफलतापूर्वक हल किया जाएगा और फिर एक भरोसा बिल्डअप होगा दोनों देशों की सेनाओं में आपस में, जो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गया था। उस चीज को अभी लाकर ताकि इसको दोबारा से आगे बढ़ाया जाए। जी विकास जी, मेजर जनरल संजय सोई आ रहे हैं कि किस तरह से भरोसा कायम करने की कोशिश है। आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तब आशीष कुमार सिंह वहीं पर मौजूद थे। आशीष,
ये सवाल जो है राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं कि वो हमला तो करते हैं लेकिन जो भाषा है उसकी मर्यादा वो खो देते हैं। आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री को जब कायर कहा तो आपने ये सवाल पूछा था उनसे। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो विकास कहा जा सकता है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल अवॉइड किया जाए तो बेहतर। वो भी शीर्ष नेतृत्व जब एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो डेमोक्रेसी के लिए निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं और इसी वजह से मैंने ये सवाल किया था कि जब आप प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार क्या है? क्यों आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी जमीन सौंप देंगे चीन को? ये समझने की जरूरत है विकास कि यू आर डीलिंग विद अ वेरी स्ट्रांग नेबर। एक ऐसा नेबर है हमारा जिसने ट्रांसग्रेस किया है। कोई तो ये बात करे, आप भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं कोई ये सोच रहा है कि चीन ने क्या किया। हमारे इमीडिएट नेबर जिसके साथ प्रधानमंत्री ने कई दफा कोशिश की कि पीसफुल और कॉर्डियल रिलेशन स्थापित किया जाए, मैंने और आपने जाकर के जो दोनों के बीच में हाईएस्ट लेवल बैठकें होती थी उसको जाकर के विकास कवर किया है। इसके बावजूद चीन ने ट्रांसग्रेस किया, चीन ने आकर के इंडियन टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश की। तो सबसे पहला इमीडिएट चैलेंज तो ये था ना कि किसी तरह से इसको सुलझाया जाए, कम से कम हम स्टेटस को आंटे पे वापस जाएं। मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि भारत ने कम से कम इसको अचीव किया, चीन को समझाने में कामयाब हुए। रही बात राहुल गांधी की, मैं फिर से दोहरा दूं, मैं पहले भी कह रहा था कि निश्चित तौर पर देप्सांग को लेकर के उन्होंने एक लाजमी सवाल पूछा था विकास, और इसी वजह से सरकार ने यह स्पष्ट किया है। मेरा मानना है कि कल ही राजनाथ सिंह को यह बता देना चाहिए था, डिफेंस मिनिस्टर को। बहरहाल आज सरकार ने बता दिया है कि इस जैसे ही ये डिसएंगेजमेंट 3 दिनों में पूरा होता है उसके 48 घंटे में देप्सांग पर भी बातचीत शुरू हो जाएगी। विकास जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी बने हुए हैं। प्रणय न केवल विदेश मामले देखते हैं बल्कि डिफेंस भी मामले उन्होंने लंबे समय तक देखे हैं। प्रणय, मेरा सवाल ये है, क्या इस समझौते के अंतर्राष्ट्रीय, कूटनीतिक और मिलिट्री इसके मायने क्या हैं? क्या ये माना जाए कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और मिलिट्री जीत है ये? देखिए, निश्चित रूप से विकास इसे भारत की कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि सिचुएशन को डिसएंगेज किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए, यानी जो आमने सामने सेनाएं बैठी हैं उन्हें पीछे हटाया जाए और उसके बाद जो तनाव है वो कम किया जाए। इसके अंदर कदम आगे बढ़े हैं। ये कदम आगे बढ़े हैं खासतौर पर अगस्त और सितंबर में जिस तरीके से कैलाश रेंजेस पे स्पांगुर हाइट्स के जो दोनों शोल्डर्स हैं वो भारतीय सेना ने जब अचीव कर लिए थे, उसके बाद चीन नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर समझौते के लिए आने के ज्यादा दबाव में था। लिहाजा 9 राउंड की मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स के बाद में यह समझौता हुआ है। अगर आप रक्षा मंत्री के बयान को देखें, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाने का उनको अधिकार है और वो भाषा कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनका अधिकार है, लेकिन ये सवाल है। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान को अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके कुछ स्टेप्स बाकी हैं और ये जमीन पर वेरीफाई होने के बाद ही इस पे कदम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विकास इसलिए है क्योंकि चीन ने इससे पहले भी जब समझौते हुए हैं, 2012 के अंदर देप्सांग प्लेन्स के अंदर भी 72 दिन तक जब इसी तरीके का स्टैंड ऑफ चला था, या डोकलम के अंदर जब स्टैंड ऑफ चला था तब भी डिसएंगेजमेंट हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी इसी तरीके की प्रक्रिया अगर आपको ध्यान हो तो 2014 के अंदर चुमर के अंदर जब दोनों के देशों के बीच में स्टैंड ऑफ चला था करीब 15 दिन तक, उसके बाद भी ये जो ग्रे जोन एरिया का कंसेप्ट है, यानी दोनों देश पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, ये उस समय भी सामने आया था। नतीजा ये हुआ कि बाद में एक बार फिर हमारे सामने स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आई। तो ऐसे में इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। जब तक कि दोनों देशों के बीच में सीमा का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक ये जो रिलेशनशिप है और ये जो अरेंजमेंट है ये एक्सीडेंट प्रोन है, यानी इसमें हादसे होते रहेंगे। इसलिए अभी फिलहाल ये देखना जरूरी है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता आंख मूंद कर, और इसलिए जब तक इसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर लिया जाएगा तब तक इसको आखिरी मुहर नहीं माना जा सकता। हमारे साथ नीरज राजपूत जुड़ गए हैं, दोबारा से तकनीकी खामी को दूर कर लिया गया है। नीरज, कैलाश रेंज और देप्सांग प्लेन, इसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि यहाँ की जमीनें चीन को दे दी गई। अभी स्थिति क्या है और 2020 अप्रैल की स्थिति क्या थी? देखिए विकास, जो अगर हम कैलाश हिल रेंज की बात करें तो जब चीनी सेना ने अप्रैल और मई 2020 में जब फिंगर एरिया पर अपना कब्जा कर लिया तो भारत ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी कि अपना दाव खेला कि चीन को किस तरह से पलटवार किया जाए। उसके लिए जो भारतीय सेना जो चुशूल ब्रिगेड जिसकी चुशूल तक रहती थी, उन्होंने कैलाश हिल रेंज पर आगे जाकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और कैलाश हिल रेंज के एक बड़े एरिया पर जो मूंगफली हिल जिसके नाम हम लोग लगातार सुन रहे हैं, यहाँ पर रेचिला दर्रा, जहां से कल सारे आर्मर्ड और टैंक पीछे गए हैं,
इन सब पूरे एरियाज को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। लेकिन अब क्योंकि चीनी सेना जो है फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8 के पीछे जा रही है, इसलिए भारतीय सेना को भी अब समझौता किया गया डिसएंगेजमेंट का पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण का। इसलिए चीनी भारतीय सेना भी अब कैलाश हिल रेंज से पीछे जो चुशूल है वहां पर चली जाएगी, उस एरिया में चली जाएगी जो कि अप्रैल और मई 2020 की स्थिति थी। डेप्सांग प्लेन की बात करें तो डेप्सांग को लेकर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। ये समझौता जो हुआ है बुधवार को 10 फरवरी को जो हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है पैंगोंग त्सो के उत्तर यानी फिंगर एरिया को लेकर और दक्षिण कैलाश हिल रेंज को लेकर। पैंगोंग त्सो को लेकर भारतीय सेना का कहना है कि अगर ये डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया सफल होती है तब वो आगे बात करेंगे, यानी कि बातचीत की टेबल पर फिर डेप्सांग प्लेन, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, इन सब एरियाज पर भी बात की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो किया गया है समझौता वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर एरिया और कैलाश हिल रेंज के लिए किया गया है। जी नीरज, तो नीरज बता रहे हैं कि किस तरह से कैलाश रेंज में क्या स्थिति, कैलाश रेंज की स्थिति ये है कि वहां से पीछे हट रही है भारतीय फौज, लेकिन अप्रैल 2020 की स्थिति कायम रहने वाली है, जबकि डेप्सांग प्लेन को लेकर अभी समझौता होना बाकी है। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सरकार पर सीधे हमले के बाद निश्चित रूप से इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी और इसलिए हमारी कोशिश है कि बॉर्डर पर क्या स्थिति है, 2020 के पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई आपके सामने रखें। इस वक्त जो राजनीति है वो चीन पर फेस ऑफ खत्म होने को लेकर गरमाई हुई है। कल सरकार ने राज्यसभा में साफ बता दिया था कि अब जो पैंगोंग लेक है उसके उत्तर और दक्षिण में समझौता हो चुका है। दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 की पुरानी स्थिति पर पहुंच जाएंगी। जबकि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा हमला सरकार पर बोला और कहा कि सरकार ने भारत की ज़मीन को चीन को दे दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल संजय सुई बने हुए हैं, हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय भी बने हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल संजय सुई के पास चलते हैं। मेजर जनरल, सवाल ये है कि देश में जो एक स्थिति बनी हुई थी बॉर्डर पर, अब वो जब स्थिति हल होने की ओर आ रही है तो विपक्ष को इस समय सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए या सरकार की रणनीति पर सवाल उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल विकास, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आप देखें कि 9 महीने की जद्दोजहद के बाद एक ये स्टेज आई है कि जब पहली बार हम लोग डिसएंगेजमेंट देख रहे हैं। आप देखिए कि 9 महीने पहले जब ये हुआ था उस समय में भारत ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया था, चाहे वो सेना के तौर पर हो, डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, हर तरह से भारत ने एक स्टैंड लिया कि भारत की 1 इंच जमीन में जब तक आपके पास है समझौता नहीं होगा। और आज जब ये सिचुएशन आई है, इसके पीछे एक बहुत मेहनत रही है। आप देखिए कि भारत की सेना ने जो हाइट्स पकड़ी, एक बार शुरू में उन्होंने सरप्राइज कर दिया था, लेकिन जब हम रिवर्ट बैक हुए, एक रिजॉल्व रहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और 5 हाइट मगर हिल, मुखपारी, गुरुंग हिल, रचांगला, रेचिनला, ये जब पहाड़ियां पकड़ी उसके बाद से सिचुएशन बदली हो गई और भारत ने स्टैंड दिखाया कि बैन कर दिए, इकोनॉमिक बैन, ट्रेड बैन, दुनिया में पूरा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चलाया। उसके बाद आज ये हालात आई है। एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, हो सकता है कि जो अमेरिका में जो भारत ने अपना एक दोस्ती का बनाया हुआ है, आज बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी चाइना का साथ, उन्हें लग रहा था कि ये आएगा तो उनका साथ हो जाएगा, वहां पर भी उनको धोखा, वहां भी भारत की जीत हुई, डिप्लोमेटिक विन हुई है कि उन्होंने भी अमेरिका का इंटरेस्ट और देखते हुए चाइना का साथ देने से मना किया है। ये सब देखते हो आज जब ये हालात आई है, जो बड़े देश आज एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए अच्छा है, भारत के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, उस समय में अगर ऐसी बात हो, ये सब इतनी 9 महीने की मेहनत के बाद इतनी मीटिंग हुई, रात को 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग चलती थी, और उसके बाद WMCC फॉर्म हुआ, MEA की मीटिंग फॉर्म, तो उसके बाद अगर ये एक हम किसी रास्ते पहुंचे, एक सॉल्यूशन का सम्मान करना चाहिए, सॉल्यूशन का स्वागत करना चाहिए। अगर वो बिना हमारे कुछ दिए हुए सॉल्यूशन हो रहा है, हमारे नेशनल हित के को कॉम्प्रोमाइज किए बिना सॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको तो हमें शाबाशी देनी चाहिए, मिलकर उसको सम्मान करना, जो मिलकर एक मुट्ठी एक होनी चाहिए ऐसे में। विकास जी, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं संजय सुई मेजर जनरल की। ऐसे मामलों में धैर्य रखना चाहिए, राष्ट्रीय हित के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया गया है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय और आशीष कुमार सिंह भी बने हुए हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। चीन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है, तो उन पर सरकार के मंत्री और बीजेपी सांसदों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है।
राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि सरकार ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी है। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत कल से चीनी सेना पीछे हटने लगी है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सरकार चीन के आगे झुक गई है। This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. कोई सामान्य जो व्यक्ति है, समान बुद्धि का व्यक्ति तो इस तरह के बेवकूफ़ी के बयान दे नहीं सकता। ये कुंद बुद्धि है या कुंद बुद्धि के साथ साथ कुंठित बोल भी है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की का व्यवहार हो रहा है, वो देश के लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का और बंटाधार कर। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सरकार की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। चीन के साथ सीमा पर तनातनी खत्म करने के लिए जो समझौता हुआ था, उस समझौते से होगा क्या, कल से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हो जाएगी, हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत पूरी तस्वीर साफ कर रही है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग के इस इलाके में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है और उसके मुताबिक चीन पीछे हटना शुरू कर देगा। अब यह समझने की जरूरत है कि समझौते से पहले क्या सिचुएशन थी, इसीलिए ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलती हूं, जहां क्या हालात है वो आप समझेंगे। ये पेंगोंग झील है, इसी के उत्तरी इलाके में, जिसको फिंगर में बांटा गया है, क्योंकि फिर बता दूं आपको, ये श्रृंखला पर्वत ऐसी बनी हुई है, 1 2 3 4 इस तरीके के फिंगर एरियाज जो है वो यहां पर आपको साफ दिखेंगे। तो 2 से लेकर 8 तक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिंगर 4 पर ही चीनी सैनिक आ गए थे और फिंगर 4 पर ही भारतीय सैनिक मौजूद थे, आंखों में आंखें डालकर चीनी सैनिकों के वहां डटे हुए थे। लेकिन पिछले कई महीनों से ये स्थिति बनी हुई थी। ये अभी की स्थिति थी जब तक डिसएंगेजमेंट को लेकर बात नहीं बनी थी। अब क्या होगा, अब ये देखिए, चीनी सैनिक जो है फिंगर 8 के उस पार चले जाएंगे डिसएंगेजमेंट के बाद, फिंगर 4 से अब फिंगर 8 के उस पार, जहां पर सिरजैप और खुरनाक फोर्ट है, अब वहीं पर चीनी सेना रहेगी। और ये देखिए, फिंगर 4 से हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो पीछे हटकर फिंगर 3 पर आ जाएंगे, जहां हमारे मेजर धन सिंह थापा पोस्ट को तैनात किया गया है। यहीं पर अब भारतीय सैनिक मुस्तैद रहेंगे। इतना ही नहीं, ये जो आप पूरा येलो इलाका देख रहे हैं, यानी फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका, अब ये पूरा इलाका नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा। यानी यहां पर किसी तरह की पेट्रोलिंग ना तो चीनी सैनिकों की तरफ से और ना ही भारतीय सैनिक, यानी दक्षिण में भी दोनों देशों की सेनाएं मई 2020 वाली स्थिति बहाल करेंगी। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं वो कौन सी स्थिति है। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर आपको ये बता दें चुशुल पड़ता है। अभी तो ये डिसएंगेज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चुशुल दिखाई दे रहा हो। चुशुल से ठीक ऊपर जो है धाकुंग पड़ता है। धाकुंग पोस्ट के बिल्कुल सामने जो है वो मोल्डो गैरिसन है। थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो ये रेचिंगला आपको दिखाई दे रहा है। रेचिंग दर्रा शुरू यहाँ पर होता है और बिल्कुल बगल में आप देखिए रेचिंग ग्रेसिंग लैंड भी आपको दिखाई दे रहा है। और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण कैलाश हिल रेंज। वैसे आपको बता दूं, इन पूरे के पूरे इलाकों में चीनी सेना भारतीय सेना आमने सामने थी, और यहाँ सिर्फ आमने सामने नहीं थी, यहाँ पर बाकायदा हैवी मशीनरी और टैंक्स का भी जमावड़ा था। लेकिन अब जो समझौता हुआ उसके मुताबिक कैलाश हिल रेंज में जो चीन है वो अपने टैंक्स को, अपने हैवी व्हीकल्स को अब पीछे लेकर हटेगा। तो आपने देखा, सरल भाषा में रूबिका ने समझाया किस तरह से भारतीय फौज किस जगह तैनात थी, यानी कि फिंगर 4 पर आमने सामने एक दूसरे से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे भारतीय सैनिक, और चीन को पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत ने 3 तरफ से घेराबंदी की। किस कौन कौन सी घेराबंदी थी? कूटनीतिक एफर्ट चल रहे थे पूरी दुनिया में। चीन की चालबाजी को भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए साफ करने की कोशिश कर रहा था। सैन्य मोर्चे पर लगातार अपनी तैनाती मुस्तैदी बढ़ाता जा रहा था भारत, और आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को चोट दे रहा था। हमारे साथ हम रक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हैं। संजय सोई के पास चलते हैं। संजय सोई, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर था जो चीन पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ा? डिप्लोमेटिक एफर्ट,
आर्थिक नाकेबंदी या सैन्य मोर्चे पर मोर्चेबंदी को लगातार बढ़ाते चले जाना? विकास, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है वैसे, पर मेरा जो जवाब है वो ये है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो तीनों ही एक फैक्टर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अगर आप देखिए कि अगर सेना डिप्लॉय नहीं होती, बिना ताकत के डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। तो ताकत जब हुई, हमने वहां पे अपना रिजॉल्व दिखाया और भारत की सरकार ने जब वहां अगर 10,000 ट्रूप होते थे 50,000 ट्रूप डिप्लॉय किए और हाइट्स पकड़ ली, उनको डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ ली, उससे पूरा माहौल ही बदली हो गया। और उन ट्रूप्स को सस्टेन करने के लिए रातों रात बाई एयर बाई रोड सामान भेजा गया, सर्दियों में 5-6 महीने के लिए सस्टेन करने के लिए। ये दिखा दिया कि भैया हम तैयार हैं, 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो भिड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, संबंध चाहे खत्म हो जाए। भारत ने दिखा दिया। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक पूरी दुनिया में, और ये रातों रात नहीं हुआ, कई सालों से जो भारत की आज स्थिति आई है, दुनिया आज भारत को समझ रही है, भारत की ताकत को पहचान रही है और उसके बाद उभरती जो ताकत है उसको समझ रहे हैं। और भारत की लगातार विजिट्स जो हुए हैं, आपस में समझौते हुए हैं, उनको देखते हुए चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी इस मामले में। चाहे आर्म्स की डील हो, रातों रात सप्लाई आई हमारे पास, हर तरह का सामान आया और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर सब साथ। इकोनॉमी में भारत का जो इनिशिएटिव लिए थे, चाहे उनका ट्रेड बंद किया गया हो, चाहे उनके ऐप बंद किए गए, दुनिया ने फॉलो किया उस चीज को, भारत ने लिया, शुरू किया, उसके बाद बाकी देश। बिल्कुल संजय सोई, आप ठीक कह रहे हैं कि जो आर्थिक नाकेबंदी की उसका न केवल भारत ने शुरुआत की बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ धीरे धीरे करके पीछे खड़ी हो गई। और इसमें कोरोना की वजह से जो माहौल बना उसने एक बड़ा एड फैक्टर इसमें ऐड करता गया। हमारे साथ नीरज राजपूत भी जुड़े हुए, जो इलाकों पर कई बार होकर आ चुके हैं, इन इलाकों को वो बारीकी से समझते जानते हैं। अभी लगता है नीरज से संपर्क हमारा टूट गया है। प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, मेरा सवाल फिर से वही है, कौन सा फैक्टर था जो चीन को पीछे धकेलने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर पाया? आर्थिक नाकेबंदी, कूटनीतिक एफर्ट, या फिर जो सैन्य मोर्चा था उस पर भारत ने लगातार जो है फोकस बनाए रखा और मुस्तैदी बढ़ाता चला गया? विकास, मैं मेजर जनरल सूरी ने जो कहा उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। दरअसल मल्टी लेयर्ड एफर्ट था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में जबकि सर्दियां बीत गई, अब आखिर चीन जो है वो क्यों इस समझौते की टेबल पर रजामंदी के लिए तैयार हुआ है, तो उसकी टाइमिंग को लेकर भी कई इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत, जिस तरीके के बयान अमेरिका की तरफ से आए वो भी मायने रखते हैं। दक्षिण एशिया और खासतौर पर एशिया की राजनीति में जिस तरीके से चीन के लिए ये इस चीज का जस्टिफिकेशन मुश्किल हो रहा था। चीन अगर दुनिया में ग्लोबल पावर बनने की बात करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो अपनी बॉर्डर्स मैनेज नहीं कर सकता, अपने पड़ोसियों के साथ अपने मुद्दों को नहीं सुलझा सकता। इन सारी चीजों का मल्टी लेवल्ड एफर्ट था। दूसरी बात, नेमिंग और शेमिंग जो जिस तरीके से चाइना की हुई इस पूरे मामले में, उसका भी एफर्ट था। और टेक्टिकल लेवल पर अगर हम बात करें, यानी जमीनी लेवल पर जिस चीज ने बहुत बड़ा रोल अदा किया वो था स्पांगुर गैप के दोनों शोल्डर्स, यानी मगर हिल और मुखबिरी हिल्स के ऊपर कैलाश रेंजेस में जिस तरीके से भारत ने हाइट ली, क्योंकि चीन का सारा दबाव इस चीज के ऊपर था कि ये है, क्योंकि उसका जो मोल्डो गैरिसन है वो पूरी तरह से भारत की रेंज में आता है। ये निश्चित रूप से चीन ने इसने चीन को सरप्राइज किया, इसने चीन के टैक्टिकल एडवांटेज को कम किया और ऐसे में उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से भारतीय सेनाएं उस हाइट से नीचे उतर जाएं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से, बीच में रोकूंगा, आशीष का रुख करेंगे। आशीष, जो बात प्रणय कह रहे हैं, जो बात संजय सोई कह रहे हैं, वो बात राहुल गांधी को क्या नहीं समझ में आ रही है? अब उनके ऊपर बीजेपी ने सीधे बोल दिया है कि आप चीन के प्रवक्ता बने हुए हैं। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि रीथिंक करने की ज़रूरत है विकास। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि इतना इलैबोरेट रिस्पांस जब गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है और सरकार ने बाकायदा पॉइंट वाइज पॉइंट जो हमें रिस्पांस मिला है विकास, एक एक बिंदुओं पर राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया गया है, तो मुझे लगता है ज़रूर वो अपने पोजीशन को रिव्यू करेंगे कि कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक विन है। आप देखें, एक दिन पहले 24 घंटे नहीं हुए विकास जब जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से सीधे बात करके ये बोल दिया कि आपके साथ बिजनेस तभी होगा जब हम अमेरिकी हित देखेंगे। यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम मान के चल रहे थे चाइना के प्रति सॉफ्ट रहता,
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात विकास आपने अभी कही, मैं बीच में कहना चाहता था कि निश्चित तौर पर कोविड से जो माहौल बना वो कहीं ना कहीं एक बड़ा उसने फैक्टर प्ले किया है भारत की कूटनीतिक जीत इंश्योर करने में। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन पर इतना दबाव पड़ा कि एक समय था कुछ समय पहले जब हम चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मुझे लगता है ग्लोबल स्टेज पे चाइना को भी आइसोलेट कर दिया गया भारत की तरफ से। इस वजह से चीन पर ये दबाव पड़ा और डे टू डे बड़ी उपलब्धि साबित हुई और भारत ने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया और तीन तरफ से लगातार मोर्चाबंदी करके चीन को न केवल अलग थलग कर दिया बल्कि आर्थिक चोट भी उसके पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।